Welcome to Common Mind. So we have done the first session of first paper of Mathematics 2022. Now we are here with the second part from 61 to 120 questions, right? सभी इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता है, सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करिए और एग्ज़ाम में एकदम अलर्ट रहिए, कहीं से भी कुछ भी चूकना नहीं चाहिए आपसे। हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए, पेपर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस में कहीं भी सिली मिस्टेक होने के चांसेस मत रखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, चलते हैं डायरेक्टली 61 पे, ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ इस इंटीग्रेशन की। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना कि डिनोमिनेटर में यदि नीचे होल स्क्वायर में, जैसे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप क्या करो, या तो sin x बाहर निकाल दो तो cos x बाहर निकाल दो। तो मैं यहाँ पे cos x बाहर निकाल देता हूँ, है ना, लिमिट को उसे छोड़ देते हैं, लिमिट को बाद में रख देंगे, पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका सिंपल है, आप क्या करिए, आप यहाँ से cos x को बाहर निकालिए। cos x को जैसे आपने बाहर निकाला तो cos x बाहर आएगा, तो cos x का होल स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। cos x का होल स्क्वायर बाहर आएगा और यहाँ बनेगा sin x अपॉन cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये बनेगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ऊपर जाके बनेगा sec स्क्वायर x, और यहाँ बनेगा tan x 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं tan x को t ले लूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से tan x को t ले लूँगा, तो मुझे ये क्या मिल गया कि sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। यानी कि जो इतना टर्म लिखा हुआ है, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt। और ये वाला जो टर्म लिखा है, इसकी वैल्यू तो हमको पता ही है कितना, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1 अपॉन टी प्लस 1, यानी कि -1 अपॉन tan x प्लस 1, ये होगा। बस अब इसमें क्या करना है, लिमिट रख देनी है आपको, कहाँ से लेकर कहाँ तक लिमिट दी हुई थी, 0 से लेकर π/4 तक, ये हमको लिमिट दी हुई थी। अच्छा, लिमिट अब रख दीजिए, तो -1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 हमारा यहाँ पे सिंपल सा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था, एकदम आसान सा इंटीग्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 मुझसे बोल रहा है कि भाई इसका इंटीग्रेशन बताओ। देखिए, जब भी आपके पास ऐसा आया करे ना कि पावर में मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में मल्टीप्लाइड है और साथ में पावर फ्रैक्शन में है, अगर जब भी ऐसा आया करे, है ना, और दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुआ करें, तो आप इनमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, है ना, इनमें से आप क्या करो, इनमें से आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फ्रैक्शन जो मतलब किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पावर को फ्रैक्शन बना दो। सपोज यहाँ पे cos x का पावर क्या है, एक फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन क्या है, -3/2। तो आप क्या करो, उस -3/2 को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इंटीजर में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हम ऊपर नीचे cos x की पावर -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। देखिए, ये था आपका क्वेश्चन, sin x -1/2 और cos x की पावर -3/2, ये आपका क्वेश्चन था। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं ऊपर नीचे cos x की पावर -1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया जब ताकि ये जो cos x है यहाँ पे देखिए, मैंने बोला किसी भी एक का बना दो, चाहे साइन का बनाओ चाहे cos का बनाओ। मैंने यहाँ cos का बना दिया और मैंने -1/2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे sin x की पावर -1/2 है, तो नीचे भी -1/2 आना चाहिए ताकि जिससे ये tan x की पावर -1/2 बन जाए। सिमिलरली यदि आप cos x की पावर -3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो वो भी आ जाता है, या मतलब sin x की पावर -3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो वहाँ से भी आ जाता। हमने क्या किया, हमने cos x को -1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा, ये अब आप इसको इन दोनों को कंबाइन करिए, इन दोनों को कंबाइन करिए और इसको कंबाइन करिए। ये आपका क्या बना, ये आपका बना इंटीग्रेशन tan x की पावर -1/2, और ये आपका बना क्या, ये आपका बना cos x की पावर -2, और ये आपका बना इंटीग्रेशन tan x की पावर -1/2 अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x नीचे आएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx। तो हमको बेसिकली इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, वही काम करना है जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। क्या किया हमने, जब हमने tan x को t ले लिया तो मेरे पास क्या बना, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt, यानी कि जो इतना टर्म लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास dt, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई
इसकी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास t आ जाएगी ना, t की पावर 1/2 है ना, इसको लेते हुए तो t की पावर 1/2 dt का इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 हाँ t की पावर 3/2 मतलब यहाँ पे क्या ये नहीं होगा, t की पावर -1/2 है ना, -1/2 तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt तो t की पावर 1/2 आएगा और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 तो और t हमने क्या लिया था 10x तो 2√10x + c हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूशन लगा के आंसर निकाल देना है 2√10x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, व्हाट इज i1 + i2। अगर i1 + i2 पूछा तो डायरेक्टली ऐड कर दो इसको। तो यदि मैं i1 को लिखूँ तो i1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 2x dx अपॉन e की पावर 2x + 1 है ना, e की पावर -x को मैंने मैनिपुलेट किया जैसे कि मैंने इसको लिखा 1 e की पावर x, एलसीएम लेके उसको ऊपर भेज दिया, ये बना मेरे पास i1 और मेरे पास i2 हमको क्या दे रखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e की पावर 2x + 1। ठीक है, ये मुझे दे रखा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो i1 + i2 बेस तो दोनों का सेम है और पावर भी सेम है तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x + 1 dx अपॉन e की पावर 2x + 1, ये कैंसिल आउट हुआ, बचा 1 तो i1 + i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या बन जाएगा, i1 + i2 कितना आ जाएगा x हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा x + c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए मैंने आपसे पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ x पॉजिटिव होता है जब x हमारा >0 होता है और -x होता है जब हमारा x <0 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि जो हमको लिमिट है बेसिकली -2 से -1 लगानी है कि यानी कि हमारा x <0 है और x <0 तो mod ऑफ x कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा है ना। हमको x क्या दे रखा है, -2 से -1 दे रखा है, मतलब कि x हमारा नेगेटिव ही है एक तरह से, तो अगर x नेगेटिव तो mod ऑफ x -x की तरह खुलेगा, तो मेरा इंटीग्रेशन -2 से लेकर -1 x अपॉन -x आएगा, यानी कि हमको बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ -1 करना है फ्रॉम -2 टू -1, यानी कि माइनस ऑफ -1 + 2, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा -1, मेरा आंसर कितना आ जाएगा इसका -1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यूज डस दिस हैव, sin 4x + 2x। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब होता है कि आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है f' को आपको 0 करना है और वहाँ से जो x की वैल्यूज़ निकलेंगी और कितनी x की वैल्यूज़ निकलेंगी वो आपको दिखाना है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब होता है एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम जैसे अगर आपने देखा होगा जो हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे कभी कभी जो किसी भी फंक्शन का ऐसे ऐसे कुछ ऐसे 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 ग्राफ बन जाता है, तो ये जो ऊपर सबसे ऊपर वाली वैल्यू आई इन सबको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम कहते हैं इन द गिवन इंटरवल। हमको इंटरवल दिया और हमको ये देखना है कि f' जब हम इसका निकालेंगे तो कितना होगा 4 cos 4x + 2, उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ से मेरे पास cos 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है, ठीक है, cos 4x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी -1/2। अब जब हम यहाँ से x की वैल्यूज निकालेंगे तो x की कितनी वैल्यूज यहाँ से निकल सकती हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। cos 4x की वैल्यू -1/2 आई तो x की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, एक तो जब cos 4x जो है वो अगर -1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं cos π/3, यानी कि एक तो cos 2π/3 हो जाएगा, फिर और -1/2 कहाँ हो जाएगा π + π/3 यानी कि 4π/3 में हो जाएगा, फिर cos कहाँ पे आएगा 3π - π/3 है ना, 3π - π/3 कितना हो जाएगा 3π - π/3 8π/3 हो जाएगा। ऐसे करते करते वैल्यूज आएंगी इसकी, पहले हम इनको चेक करते क्या इस पे आ रही, तो यहाँ से अगर cos 4x को मैं 2π/3 से इक्वेट करूँगा तो x की मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी π/6 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी π/6, यहाँ से मैं इक्वेट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास π/3 आएगा। अभी तक तो π/6 और π/3 जो है मेरा 0 से π/2 के बीच में, क्या इसका है, इसका भी देख लेते हैं।
यहाँ से कर देंगे तो यहाँ पे x, इसके लिए x की वैल्यू 2π/3 आएगी, लेकिन 2π/3 π/2 को एक्सीड कर गया। हमको सिर्फ इसी इंटरवल में निकालना है कि कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ या कितने मैक्सिमा या मिनिमा होंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब यही होता है कि एक्सट्रीमा निकालिए, एक्सट्रीमा निकालिए, एक्सट्रीमम निकालिए। उस एक्सट्रीमा का मतलब होता है आप मैक्सिमम या मैक्सिमा या मिनिमम या मिनिमा निकालिए। तो कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा होते हैं हम सभी को होता है। जब हम f' को 0 करते हैं तो वहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं वही हमारे मैक्सिमा मिनिमा को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि सिर्फ यही दोनों पॉइंट्स है जो मेरे पास निकले हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 1/tan x प्लस cot x। पहली बात तो आप इन सबको sin x और cos x में बदल दीजिए, है ना। 1/sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/sin² x प्लस cos² x। ये आपका हो जाएगा 1/sin x इंटू cos x। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये फंक्शन आपके पास जो आ गया f(x) मॉडिफाइड होके वो क्या आ गया आपके पास sin x इंटू cos x। अब मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा sin 2x/2। तो मेरा जो फाइनल फंक्शन आया वो ये आया, और मुझे पता है कि sin x की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, या sin 2x की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है, हैं? तो sin x/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले करेगी, -1/2 से लेकर 1/2। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, कौन सी हो गई, 1/2 तक ये जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ये जो क्वेश्चन नंबर 67 है बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये सबसे बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना। ये बहुत बार क्वेश्चंस में रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता चला आया है। इस क्वेश्चन को तक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या करना है, पहले तो जो ये वाली इक्वेशन लिखी है इसको आप ऐसे लिख लो 4f(x) माइनस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू, ये देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मेट है, तो ये a² माइनस b² वाला फॉर्मेट बनेगा, ये फॉर्मेट बनेगा। अब आप क्या करिए, अब आप x को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए, है ना। x को आप क्या करिए, आप x को 1/x से रिप्लेस कर दो हर जगह पे। तो यहाँ पे बनेगा 4 ऑफ f ऑफ 1/x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई 1/x। तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इज इक्वल टू 4/x² माइनस x², ये बनेगा। इसको मैंने माना इस चीज़ को मैंने माना इक्वेशन नंबर a, है ना। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर ए और इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर बी। अब ए और बी को मैनिपुलेट करके सॉल्व करना है हमको। अब देखो मुझे क्या हटाना चाहिए, मुझे एफ ऑफ एक्स हटाना चाहिए कि मुझे एफ ऑफ 1/x हटाना चाहिए। तो मेरे पास मेरा मतलब दोनों में से हम कोई भी हटा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि हम एफ ऑफ 1/x ही हटा दें। तो अब क्या करो, आप इस वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे -4 ऑफ 1/x प्लस 16 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16x² -4/x²। ये आपने लिखा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, ये बना 15 ऑफ f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ और बचा 15 ऑफ x²। यानी कि जो मेरे पास f(x) आया वो आया बेसिकली x²। तो हमसे क्या पूछा है, f ऑफ 2 पूछा हुआ है, तो f ऑफ 2 निकाल दो यहाँ से 2² विच इज़ इक्वल टू 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सीधे 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, हमसे कह रहा है f ऑफ x ये दिया हुआ और हमको निकालना है ये f ऑफ -1, ये निकालना है। तो f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, f ऑफ -1 निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा -3। यानी कि हमको निकालना है f ऑफ -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा ना, -1। तो यानी कि हमको निकालना है f ऑफ -1। फिर से f ऑफ -1 निकालोगे तो फिर से -1 आएगा, यानी कि फाइनली हमको क्या निकालना है, f ऑफ -1 ही निकालना है। तो f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3 यानी कि -1। बहुत ही स्टाइलिश क्वेश्चन है ये, पता नहीं किसने फ्रेम की है, अच्छा क्वेश्चन है। f ऑफ -1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोल रहा है हमसे बोला है इफ x to the power y and y to the power into y to the power x equal to 1 then what is dy by dx। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपसे जब भी बोला है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहा करे तो मुझे क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है, मुझे दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ln x की पावर y की पावर x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ln 1 0 होता है। अच्छा, अब जब आप इन दोनों को खोलोगे तो आपके पास आएगा y ln x प्लस x ln y, ये आएगा। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा y/x प्लस x बाई वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ से जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -1/x, है ना, -1/x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, -y² आया था। वो 1,1 यहाँ पुट करोगे तो आएगा -1/1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। लेट y इज इक्वल टू x इंटू एक्स। देखिए x इंटू एक्स का मतलब हो जाएगा x², यानी कि जो हमको फंक्शन बेसिकली दिया हुआ ये दिया हुआ है x²। ठीक है। अच्छा, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा आपको। क्या करना है, ln y लेना है, दोनों साइड ln y लीजिए और यहाँ पे आप लिखिए x² ln x। आपने ये लिखा, उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस ln x 2x, है ना। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y को इधर भेजेंगे तो बेसिकली x² आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 2x ln x, ये आएगा। मुझे कह रहा है x इक्वल टू 1 पे निकाल दो, तो यहाँ पे हर जगह x को 1 पुट करोगे तो ln 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये बचा 1 और ये बचा 1, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, सीधे सीधे मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, लेट y इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस 1। दिस हमको ये दिया हुआ है वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 3.5। देखिए जब भी x इक्वल टू 3.5 दिया, हमको पता है x की वैल्यू हमको इतने में से इतने दे रखी है। अगर आप x को -3.5 यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.5 आएगी। इसका GIF कितना होता है, इसका GIF कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आएगा। चूँकि एक कॉन्स्टेंट आ गया है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सवाल पूछा हुआ है। 3 मत लिख दीजिएगा, सॉरी यह -3 होगा ना, तो -3 मत लिख दीजिएगा। आपसे वैल्यू नहीं पूछा, आपसे उसका डेरिवेटिव पूछा। तो -3 तो एक कांस्टेंट है और -3 चूंकि एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है हमसे, ये dy बाई डी एक्स हमको ये दे रखा है और y की बहुत 0 ये दे रखा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आसान सवाल है। देखिए y को आप यहाँ ले जाओगे तो ये बनेगा, जैसे बनेगा dy अपॉन y इज इक्वल्स टू ln 5 dx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो ये बनेगा ln y इज इक्वल्स टू ln 5 x प्लस c। ये बना, हमको दिया है y ऑफ 0 की वैल्यू ln 5 दे रखा है, यानी कि ln 5, यानी कि ln, अगर मैं यहाँ पे ln 5 की जगह y की जगह ln 5 रख दूँ और x की जगह 0 रख दूँ तो ln 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ln ऑफ ln 5, ln ऑफ, तो मेरे पास जो फाइनल फंक्शन आया वो क्या है, ln 5 x, ln y इज इक्वल्स टू ln 5 इंटू x प्लस c क्या है मेरे पास, ln ऑफ ln 5 ये है। अच्छा, y ऑफ 1 निकालना है, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ से। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आएगा ln 5 प्लस ln ऑफ ln 5, ये आ गया। यानी कि ln y कितना आया, ln 5 इंटू ln 5 आया, यानी कि y यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 ln 5 आया। तो y मेरा कितना आ गया, 5 ln 5। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, उसको करते रहेंगे तो आपका आंसर अपने आप निकलता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन विच इज गिवन एज f(x) इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, इट्स डोमेन इज -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। बिल्कुल सही, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में लाई करती हो, उसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर आपको उससे भी नहीं समझ में आता तो आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह भी इसका ग्राफ जाता है ऐसे, ये। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं x की यहाँ -इन्फिनिटी तक चला जाऊँ या फिर x की वैल्यू में +इन्फिनिटी तक लेके चला जाऊँ, कुछ भी वैल्यूज रख दो हमेशा वैलिड होगा। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, बिल्कुल सही है। देखिए धड़ाधड़ ऐसे 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 जा रहा है, जाता रहा है, तो ये कंटिन्यूस है, कहीं पे भी बीच में रुका नहीं, कहीं पे भी मुझे अपने इस पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और ये लगातार ऐसे ऐसे चलता गया। तो ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगा। तीसरा, इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो भैया x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है, हम सभी को पता है, और जाहिर सी बात है डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई शार्प पॉइंट तो ऐसा चीज़ बन नहीं रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ ग्राफ में शार्प पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। शार्प पॉइंट जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी ऐसा शार्प पॉइंट नहीं मिला है, सीधे सीधे ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, जाता चला जा रहा है ना।
ग्राफ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, यानी कि इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही होता हुआ दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन एज क्वेश्चन नंबर 74, लिमिट का सवाल है। व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब अपन कोसेक x का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, हमसे पूछा इसका वैल्यू बताओ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स क्यूब को मैं लिख सकता, एक को मैं x को अलग कर देता हूँ और एक को मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन कोसेक एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। अब आप सभी को पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज़ 1। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, जहाँ पे x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है, x इज टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको दिख रहा है, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई। तो ये वाला टर्म कट के हो गया 1, और यहाँ पे जब x, यहाँ पे एक x बचा हुआ है, तो जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 74 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विच इज़ 0। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू। देखिए x को आप जब मैं अभी लिमिट का क्वेश्चन आया करे, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करके देख लो। यहाँ पे x को जब 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 विच इज़ 0/0 फॉर्म आ रहा है। 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हमेशा क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल। बार बार बोल रहा हूँ, हर बार नहीं बोलूँगा, एल हॉस्पिटल लगाने का है। जब भी एल हॉस्पिटल लगाना है, एल हॉस्पिटल जब भी लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट चाहो तो कर दो, चलिए मैं आपको इसको 2 मेथड से बनाता हूँ। पहले तो मैं एल हॉस्पिटल से ही कर लेता है। एल हॉस्पिटल से करोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, ऊपर को डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट एक्स आ गया। जब आप यहाँ पे 1 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/1/2, यानी कि एक आ गया 6। एक मेथड से 6 ही आ गया, लेकिन मेरे पास एक दूसरा मेथड भी है। इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, स्मार्ट मेथड कहते हैं इसको, कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला लगा देता हूँ, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, और नीचे क्या है मेरे पास रूट एक्स माइनस 1। आप ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन और ये लिखा हुआ है x माइनस 1, ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस x माइनस 1 को मैं रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। खोलोगे इसको तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1, क्योंकि रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो x माइनस 1 बन जाएगा। और नीचे क्या है मेरे पास रूट एक्स माइनस 1, और ऊपर क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बचा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, मेरे पास क्या बचा रूट एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1 + 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 6। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6। तो हमारा दोनों मेथड से, चाहे आप एल हॉस्पिटल से करो चाहे इससे करो, हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे क्या बोल रहे हैं हमसे, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब ये कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि किस फंक्शन में, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, किस में इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना है। और चूंकि डिक्रीज करना है तो हमें वो इंटरवल खोलना है जहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ये मेरे पास एफ डैश एक्स हो जाएगा। जब ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी। एक तो निकल के आएगी आपकी x इक्वल टू 1, और एक निकल के आएगी x इक्वल टू 6। तो याद आएगा आपका 1 और एक आ जाएगा 6। तो यहाँ पे मैं नंबर लाइन की तरह वेविकर मेथड से प्लॉट करता हूँ इसको, तो याद आएगा प्लस माइनस प्लस। मुझे चाहिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स मुझे चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 से लेकर 6 ही एक ऐसा इंटरवल है जहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, यहाँ पे साइन आ रहा है नेगेटिव का। तो ऐसा इंटरवल जो 1 और 6 के बीच में लाइक, ऐसी एक्स की वैल्यू जो कि 1 और 6 में लाइक कर रही है, तो वहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 है और वहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, यानी कि
वैनिशेज एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि जब हम एफ डैश 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर उसमें वैनिशेज लिखा हुआ है, वैनिशेज का मतलब कि वो जीरो हो जाता है, तो एफ डैश 2 की वैल्यू हमको जीरो निकालनी है और हमको इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, तो निकाल लेते हैं। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2n, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हुआ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एफ डैश 2 रख दूँ, अगर मैं इसमें 2 रख दूँ वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, माइनस एम अपॉन 4 प्लस 2n इज इक्वल टू 0, यही तो आएगा। तो 2n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी m/4, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी 8n, यानी कि मेरे पास m माइनस 8n की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन हमसे पूछा हुआ है m प्लस 8n की, तो यहाँ से तो मुझे कहीं से भी m प्लस 8n मिल ही नहीं सकता, m प्लस 8n आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, m प्लस 8n आ ही नहीं सकता, m माइनस 8n आ रहा है जो भी आ रहा है, तो m माइनस 8n की वैल्यू 0 है, लेकिन m प्लस 8n की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये आ ही नहीं पा रहा है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है, सफिशिएंट डेटा नहीं है, इसलिए हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारा 77 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, एरिया बिटवीन द कर्व्स का सवाल है। What is the area included in the first quadrant between the curves y is equal to x and y is equal to x cube? हम सभी को पता है x cube का ग्राफ क्या होता है, सभी हम जानते हैं स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये होता है आपका x cube का ग्राफ, ये ऐसे यहाँ पे रुका और यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, और y इज इक्वल टू एक्स तो सभी को पता होता है क्या होता है, ये होता है। हमसे पूछा भाई y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंक्लोज हुआ ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि ये वाला एरिया बेसिकली हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो ये वाला एरिया निकालने का है, तो y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि लेकिन सिर्फ हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है कि नहीं, यानी कि ये वाला पॉइंट 0 है और ये वाला पॉइंट जो है हमने यहाँ से निकालो, तो मुझे क्या निकल के आएगा कि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्स इक्वल टू 1 पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 से लेकर 1 में हमें इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेकर 1 में हमें इंटीग्रेशन करना है। मैंने क्या बोला था, अपर कर्व यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स ये वाला, और लोअर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मुझे बेसिकली x माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल देनी है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 1 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4, 0 से लेकर 1 1/2 माइनस 1/4, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, सॉरी 1/2 नहीं, और 1/2 माइनस 1/4 कितना हो जाता है, 1/4 हो जाएगा ना, हाँ सॉरी 1/4 मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा 1/4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, if xy is equal to 4 to 2 5 where x and y are natural numbers then what is the minimum value of x plus y। मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, यदि मैं x को ऐसे रखूं और y को मैं यहाँ से लिख दूं, y को मैं यहाँ से लिख दूं 4225 बाई x, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, तो मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू किसकी, x प्लस वाई की, यानी कि x प्लस 4225, y को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4225 बाई x, यानी कि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, और ये हमारा फंक्शन ऑफ x है। तो मैं ऐसे एफ डैश एक्स निकाल दूंगा, एफ डैश एक्स में निकालूंगा तो आएगा 1 माइनस 4225 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको 0 से इक्वेट किया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4225 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, ये मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आई 65, है ना। जब आप x को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास 65, और ये हमारा x और y, x के लिए मतलब बेसिकली x की ऐसी वैल्यू जहाँ पे x प्लस वाई मेरा मिनिमम होगा। यदि x 65 आया तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4225 बाई 65, इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू भी 65 आ रही है, x की वैल्यू भी 65 आ रही है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 130, फटाक से आंसर आया, आगे फटाक से आगे बढ़िए, खटाखट खटाखट 79 का है। ठीक है, उसके बाद हम 80 पे आते हैं। 80 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द इक्वेशन x dy by dx इक्वल टू 2y रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x dy by dx की वैल्यू इसकी 2y के बराबर हो जाएगी, dy अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी ln y और इज इक्वल टू 2 ln x प्लस c, यानी कि ln y की जो वैल्यू हो जाएगी वो बेसिकली ln x स्क्वायर प्लस c, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक y है और एक x स्क्वायर है, यानी एक की पावर 2 है एक की पावर 1 है। तो ये तो हमको पता है सिर्फ एक ही में पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल नहीं है, सर्कल्स में होता नहीं है, एलिप्सिस में तो दोनों में ही 2 होता है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा पैराबोला ही है जहाँ पे
ये 1 2 का खेल चलता है, यानी कि उसमें से एक वेरिएबल में सिर्फ पावर 1 होती है, दूसरे वाले वेरिएबल में पावर 2 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ फैमिली ऑफ पैराबोलास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट्स -5, 5p square, 10p and 5q square, 10q are collinear, then what is the value of pq? बहुत ही आसान सवाल है। तो आप क्या करो, पहले आप इन दोनों का स्लोप निकालो, है ना। मतलब मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, ये लाइन है मेरे पास और ये कुछ 3 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। ये वाला पॉइंट है -5, ये वाला पॉइंट है 5p स्क्वायर, 10p, और ये वाला पॉइंट है 5q स्क्वायर, 10q। ये वाला पॉइंट है मेरे पास। अच्छा, अगर मैं इसका स्लोप, अगर मैं सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्लोप निकालूँ S1 और क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का यदि मैं स्लोप निकालूँ और इसको नाम दूँ S2, और चूँकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो मुझे ये दिखाना है कि भैया S1 S2 के बराबर है। दिखाना क्या ये है, और इसी की मदद से हम पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि मैं S1 की बात करूँ तो S1 क्या हो जाएगा? 10p अपॉन 5p स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 ऑफ q माइनस p, 5 q माइनस p, p प्लस q। यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, तो आया 2 अपॉन p प्लस q। ठीक है, मुझे चाहिए पी क्यू की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं S1 और S2 को इक्वेट कर दूंगा। जैसे मैंने S1 और S2 को इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आया? 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन p प्लस क्यू। 2 से 2 गया, p स्क्वायर प्लस पी क्यू, p स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? p स्क्वायर प्लस 1। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो पी क्यू की वैल्यू क्या बची? 1। तो पी क्यू का आंसर कितना आएगा? सिर्फ 81 का मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? What is the equation of the straight line which passes through the point 1, -2 and cuts off equal intercepts from the axis? देखिए एक्सेस की जहाँ तक बात हो रही है, तो अगर वो 1, -2 से पास कर रहा है, यानी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है? वो क्वाड्रेंट है 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में हम सभी को पता है अगर इस लाइन से पास कर रहा है तो ये कुछ ऐसे ही जाएगा। सपोज हमने इसको मान लिया A और इसको मान लिया A, क्योंकि दोनों ही इंटरसेप्ट है तो हमको इंटरसेप्ट की इक्वेशन पता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये मेरे पास इक्वेशन होती है। चूँकि ये लाइन की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है और ये कह रहा है कि 1, -2 से पास कर रहा है, तो अब 1, -2 को इसमें सेटिस्फाई करवाओगे तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1। a की वैल्यू -1 आ गई तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का सर्कल बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा, y एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। हमसे ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2 लाइन और x और y एक्सिस, ये तीनों एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार आएगा। मतलब इसका डायग्राम जो होगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे यहाँ टच करते हुए, इसको टच करते हुए, और ये ऐसे कुछ ऐसे, ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर हम सभी को पता है। अगर मैं यहाँ से इसका सेंटर खींचूँ तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट, यानी कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसका कितना हो जाएगा? यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सिमेट्रिकल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, और ये वाली डिस्टेंस 1 है, ये वाली डिस्टेंस 1 है, ये वाली भी डिस्टेंस 1 है। तो हमारा आंसर, जो हमारा सेंटर हो जाएगा वो 1, 1 हो जाएगा, और जो रेडियस हो जाएगा वो भी हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो है 83rd का जो ऑप्शन नंबर सी है तो पूरी तरह से हमारा सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्या बोल रहे हैं हमसे? What is the equation of the parabola with the focus -3, 0 and the directrix x equal to 3? स्टैंडर्ड पैराबोला है, सभी को पता है, ये कुछ ऐसा पैराबोला ही आएगा, ऐसा
ऐसा पैराबोला आएगा। यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा -3,0 और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी विच इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 3। तो जो हमारा फोकस होता है वो बेसिकली कहाँ पे होता है -a,0 पे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर हम इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay नहीं, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने। यहाँ से इसको हटाइए, इसका जो इक्वेशन क्या निकालते हैं हम लोग, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। चूंकि a की वैल्यू 3 है तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, है ना। माइनस मत लिख दीजिएगा, माइनस मैंने यहाँ पहले से लगा दिया है, माइनस यहाँ मैंने पहले से लगा दिया है, तो -4 इंटू 3x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो एलिप्स बनेगी इस इक्वेशन की, उसकी फोकाई के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ये जो इक्वेशन हमको दी हुई है इस इक्वेशन को हम एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, है ना, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमको देखने को मिलती है। हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से नीचे लाएंगे, देखिएगा कैसे करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी इसेंट्रिसिटी निकालूँ, इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला हम सभी को पता होता है, ये होगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है इसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। तो एसेंट्रिसिटी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 1/2 आएगी, तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी 1/√2, ये आ गया आपकी एसेंट्रिसिटी 1/√2। अगर फोकस की बात करें तो फोकस यहाँ पे हो जाएगा, ए की वैल्यू इधर से 1 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, जैसे ये हमारा एलिप्स है, यहाँ पे ये मेरे पास ये इसका एलिप्स है, यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, वो आ जाएगा कितना 1/√2, 0, और ये वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -1/√2, 0। हमसे पूछा भैया इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल दो, तो क्या करना है 1/√2 का डबल कर दो, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा √2। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ जाएगा √2, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच के फोकाई की डिस्टेंस है वो कितनी है √2। अब चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो या चाहे कॉमन सेंस से भी निकाल दो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 86, देख लेते हैं। लेट ए बी सी बी द लेंस ऑफ द साइड्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। इफ पी इज द पेरीमीटर एंड क्यू इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देन व्हाट इज पी इंटू पी माइनस 2 tan a by 2 इक्वल टू। देखिए हमसे ये कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल है, और ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये साइड सी है, ये साइड ए है और ये साइड बी है। हमसे कह रहे हैं पी इज़ द पेरीमीटर। पेरीमीटर हमको पता है क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, और क्यू इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल को स्केलिन मान लेता हूँ, मतलब साइड्स जो कि हमको दे रखी हैं पहले से कि ए बी सी है, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा स्केलिन ट्राइंगल का एरिया होता है। और एस यहाँ पे क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो एस की वैल्यू होती है वो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है ना। यानी कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को लिखूँ तो 2s के बराबर हो जाएगी सेमी पेरीमीटर, और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ से, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू p है, तो p की वैल्यू भी यहाँ से 2s के बराबर हो जाएगी। q इज़ द एरिया, ये चूँकि हमको ये तो q दे ही रखा है पहले से, और देन व्हाट इज़ p इंटू पी माइनस ए इंटू tan a by 2। आप सभी को एक फार्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारा tan हाफ एंगल फार्मूला हो जाए, तो tan a by 2 का जो कि स्केलिन वाले ट्राइंगल्स में लगता है, वो बेसिकली ये फार्मूला आपको सभी को पता होना चाहिए कि tan a by 2 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि तुम भाई इसकी वैल्यू निकाल दो, तुम हमसे क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो। तो P यहाँ पे क्या है, P तो आपका a प्लस बी प्लस सी है, इसको मैं ऑरेंज पेन से लिख देता हूँ। P जो है हमारा वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 है, यानी कि a
प्लस बी प्लस सी माइनस 2a tan a बाई टू। tan a बाई टू क्या है मेरे पास, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी क्या है मेरे पास, ये तो पेरीमीटर है तो इसको तो p ही लिखेंगे, और ये फिर p की जगह p, ये a प्लस बी प्लस सी p है और p को हम 2s लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ से p को 2s लिख देता हूँ, और a प्लस बी प्लस सी भी p है तो p को मैं यहाँ से 2s लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या 2s माइनस 2a, है ना। अरे भाई ये a प्लस बी प्लस सी p है, ये भी p है, तो ये दोनों चूंकि p है तो p को मैं 2s से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये 2s हो जाएगा, फिर इंटू 2s माइनस 2a इंटू अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। अच्छा ये हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बाहर आएगा 4, अंदर बचेगा s इंटू एस माइनस ए। अच्छा चूँकि यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ इस वाले को, तो मैं ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए से एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अंडर रूट में यहाँ पे जो वाला टर्म लिखा हुआ है, अच्छा इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पहले पूरा इरेज कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा था क्या, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस अंडर रूट एस माइनस बी, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये लिखा था, अपॉन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, ये लिखा हुआ था। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं ऊपर नीचे इसको एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, एस इंटू एस माइनस ए से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे ये अंडर रूट से नीचे बाहर आया क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है, तो नीचे बाहर आएगा तो एस इंटू एस माइनस ए बचेगा, और ऊपर मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास क्या बचा, ये बचा एस और ये बचा एस माइनस ए, और ऊपर क्या बचा मेरे पास, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये बचा। एस माइनस से कट गया, और हमको पता है पहले से कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ना कि उसके फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फार्मूला। यही तो हमारा हेरॉन्स फार्मूला है जो कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल दे रखा है, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमको क्या दे रखा है, क्यू, और बाहर मल्टीप्लाइड है 4, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4Q। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बस ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, अगर ये वाला फॉर्मूला आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन आसानी से हैंडल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन पासिस through the point of intersection of x plus 2y plus 2, it cuts equal intercepts in the fourth quadrant. What is the sum of the absolute values? Absolute पूछा है ना कि algebraic, तो absolute का वर्ड का ध्यान रखिएगा। इन दोनों के point of intersection निकाले तो कितना आ जाएगा, 2x plus 4y is equal to -4 और 2x minus 3y is equal to 3। यहाँ ये हो जाएगा 7y is equal to -7, y is equal to -1, y is equal to -1, है ना। अगर y को -1 हो जाएगा तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू -4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी कि 0, -1 वही वाला पॉइंट है। और ये बोल रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट पास कर रहा है। तो भैया इंटरसेप्ट का इक्वेशन आप लिख लो, जो नॉर्मल जो जनरल इंटरसेप्ट का इक्वेशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं x अपॉन a प्लस वाई। चूँकि बोल रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1, ये जनरल फॉर्मूला होता है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू a। और ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये लाइन पास कर रही है 0, -1 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, -1 आएगी, -1 आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, x अपॉन -1 प्लस वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू 1, है ना। x -1 y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि इसका मॉड, यानी कि -1 का मॉड प्लस -1 का मॉड, इसका मॉड प्लस इसका मॉड। तो मॉड में तो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, तो यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है,
अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर द लाइन्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड bx प्लस ay प्लस c इज इक्वल टू 0 पैरेलल। पैरेलल अगर किसी कंडीशन में देखना, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मतलब इन दोनों का स्लोप बराबर कर दो। यदि मैं इसका s1 मानूं और इस लाइन का स्लोप मैं s2 मानूं तो मुझे s1 इज इक्वल टू s2 करना है। s1 क्या आ जाएगा माइनस a अपॉन b, s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b अपॉन a, माइनस माइनस कटा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। सीधे सीधे आंसर आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, हमसे कह रहा है भाई व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। यानी कि एक रियल ये कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे एक ऐसे लाइन जा रही है x प्लस वाई अपॉन पी, और ये वाला पॉइंट कितना है मेरे पास, ये पॉइंट हमको दे रखा है 0, p, और ये वाला पॉइंट मुझे दे रखा है p, 0 है ना। ये दो पॉइंट हमको दे रखे हैं। हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड by cutting the line x plus y is equal to p by the coordinate axis. Equation of the locus of the midpoint of the line segment obtained by cutting the line। हाँ, तो इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा उसका लोकस हमसे पूछ रहा है, तो इसका लोकस क्या हो जाएगा। एक तो यदि मैं इसके लोकस की बात करूं तो कितना हो जाएगा मिड पॉइंट इसका p/2, p/2 हो जाएगा, p/2, p/2 इसका लोकस होगा, है ना। तो जहां तक बात है इसके इक्वेशन की तो वो x प्लस वाई इज इक्वल टू पी है, ये है। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमको इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो x की वैल्यू p/2 है, y की वैल्यू भी p/2 है ना। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 2x और p की वैल्यू आ जाएगी 2y। दोनों की वैल्यूज बराबर है तो मैं कह दूंगा कि भैया 2x को 2y के बराबर कर दो। अरे भैया p इज इक्वल टू p कर दो ना सीधे सीधे, p क्योंकि p की वैल्यू तो एक ही है, तो 2x को आप 2y के बराबर कर दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू y या फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इक्विडिस्टेंट है तो x, y है तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 3a का स्क्वायर। खोलोगे इसको तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर माइनस 6ay, ये हो जाएगा। तो x स्क्वायर y स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा माइनस 4ax माइनस 6ay इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास 4x प्लस 6y प्लस 5a एक मिनट, माइनस है ना, ये माइनस जाएगा तो इधर प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा वापस उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो 4x माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, 4x माइनस 6y प्लस 5a इज इक्वल टू 0 है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 6y प्लस 5a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स दैट फॉलो। नेक्स्ट 3 आइटम्स यानी कि इससे लगातार हमारे 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखते हैं इसको ध्यान से। द प्लेन 6x प्लस ky प्लस 3z माइनस 12 इज इक्वल टू 0 वेयर दिस k is not equal to 0 meets the coordinate axis at a, b and c. The equation of the sphere passing through the origin and a, b, c is this. हमसे कह रहा है भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमसे कह रहे हैं भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन सबको पता होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन होती है। यदि मैं इस वाली इक्वेशन को उस फॉर्म में ला दूं तो मुझे वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे a b c। देखिएगा कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यदि मैं पूरे इक्वेशन को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, x अपॉन 2
प्लस वाई डिवाइडेड बाई 12 बाई के, यह हो जाएगा प्लस जेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है ना, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि ये कट कर रहा है कहाँ कहाँ पे, ए कॉमा बी कॉमा सी पे। तो अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को ये पॉइंट बी पे कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को पॉइंट सी पे कर रहा है, मतलब पॉइंट सी मतलब कोऑर्डिनेट सी। तो यहाँ पे मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके सामने लिख देता हूँ। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी कि 2,0,0, ये हमारा कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। ये वाला चूंकि वाई इंटरसेप्ट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,12 बाई के, 0 है ना, 0। और ये वाला मतलब क्या कहते हैं कि जो z एक्सिस पे जो मीट कर रहा है वो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, 0,0,4 पे। चूँकि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है, एक इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, हमको ये इक्वेशन ऑफ द स्फीयर दे रखी है और वो पास कर रही है थ्रू ओरिजिन एंड a, b, c से। तो वहाँ से ये b पॉइंट से ही पास कर रही है। अगर मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस वाले कोऑर्डिनेट को, यानी कि जो b वाला मेरे पास है, मुझे इसको इस वाले इक्वेशन में रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस वाले इक्वेशन में इसको रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ये जो b कोऑर्डिनेट है, चूंकि ये वाला स्फीयर इस b कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके इक्वेशन में अगर मैं इसको रख दूँ तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वाई स्क्वायर जहाँ जहाँ पे है उसकी वैल्यूज़ आप रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 12 बाई के को मैं, चूँकि 0,0 यानी कि एक्स और जेड की वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी, वाई की वैल्यू में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 अपॉन के स्क्वायर। यहाँ पे -3y की बात करें तो -36 बाई के इज इक्वल टू 0, यानी कि 144 बाई के इज इक्वल टू 36। तो k इज इक्वल टू 144 बाई 36, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी 4 आ जाएगी, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 4। तो 91 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है भाई इफ p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी सेंटर ऑफ द स्फीयर कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ द स्फीयर कैसे निकालेंगे। आपको जो स्फीयर की इक्वेशन दे रखी थी, अगर आप वापस से जाओ देखने के लिए, आपको जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x -3y -4z। अब आप इसका सेंटर कैसे निकालोगे, अब आप इसका सेंटर कैसे निकालोगे। अगर आपको स्फीयर का सेंटर निकालना है इससे, तो जैसे आप सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालते थे कि x के कोएफिशिएंट को हाफ करके, मतलब x के जो आप कोएफिशिएंट का हाफ करके उसमें माइनस लगा देते थे ना, -g, -f। जो याद करिए आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c वाला जो इक्वेशन होता था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वहाँ से आप जैसे सेंटर निकालते थे वैसे आप सेंटर यहाँ से निकालोगे। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ 2g की वैल्यू -2, यानी कि -g की वैल्यू 1 हो जाएगी। -g की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। अच्छा ध्यान से और देखिए, सिमिलरली यहाँ से -f की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 3/2। और जो और कोई वेरिएबल है, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया h ले लिया सपोज, है ना, सपोज मैंने ऐसे ले लिया फॉर जेड के लिए, तो -h कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, जैसे एकदम डिट्टो जैसे आप सर्कल में निकालते थे सेंटर वैसे ही निकालना है। तो 1, बस यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ गया तो भी लिख देना, तो 1,3/2 1,3/2, ये हमारा सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा सेंटर। हमसे ये क्वेश्चन में 1,3/2, 2 है ना, 1,3/2, 2, यानी कि जैसे हमसे ये पूछ रहा है, ये हमारा स्फीयर है और इसका जो सेंटर है वो 1,3/2, 2 है, और ये हमारा प्लेन है। यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, हमसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो बस कुछ नहीं करना है, ये प्लेन की इक्वेशन हमको पहले से दे रखी थी, कितनी, इसकी इक्वेशन हमें क्या दे रखी थी, 6x, प्लेन की इक्वेशन मुझे दे रखी थी 6x प्लस ky प्लस 3z इज इक्वल टू 12। लेकिन हमने k की वैल्यू क्या निकाली थी, 4, है ना, हमने k की वैल्यू निकाली थी 4। तो हमारा इक्वेशन क्या बनना चाहिए था, 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, x/2, है ना, मतलब कुछ ऐसा ही आएगा। तो यदि मैं, जैसे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी तो बस कुछ नहीं करना है, जैसे आप कोई पॉइंट दिया होता था और आप
लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे तो आप क्या करते थे, उस वाले पॉइंट को लाइन में रख देते थे। सिमिलरली अगर अब इस वाले पॉइंट को आपको प्लेन में रख देना है और उसका अंडर रूट लेके उसका सिमिलर सेम टू सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, ये डिस्टेंस भी है। तो अगर आप 1 को यहाँ रखोगे तो आएगा 6, और 3/2 को यहाँ रखोगे तो आएगा 6, और 2 का रखोगे तो आएगा 6, और -12 कर दोगे अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, और 36 प्लस 25 61 हो जाएगा। ये यहाँ से कटा तो ये कितना हो जाएगा, कुछ ये समथिंग अराउंड 6/36 प्लस 16 कितना हो जाएगा 42, 42 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15, 6/√51, यानी कि नियरली ऑलमोस्ट आपका जो आ रहा है वो तकरीबन 6 अपॉन कुछ नहीं तो 7.1 ले लेते हैं, नियरली इक्वल्स टू 60/71 के आसपास आ रही है। तो 71/60 कितना हो जाएगा 0.8560, मतलब 0.8 आ रहा है, यानी कि 0.5 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका 92 का जो हो जाएगा बेसिकली वो बी हो जाएगा ना, 0.5 से तो बड़ा है, 0.8 आ रहा है लेकिन 1 से छोटा है, तो हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 उसी का कंटिन्यूएशन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर, थ्रू द ओरिजिन, यानी कि अगर ये ओरिजिन है यहाँ पे और ये हमारा स्फीयर है जिसका हमको सेंटर पता था क्या था 1, 3/2, 2, हमसे पूछा है ये जो लाइन है इसका इक्वेशन बता दो कितना होगा। तो हमको पता है जब भी 2 पॉइंट दिया करे तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी आनी चाहिए क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 3/2 माइनस 0, तो 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू z अपॉन 2। इस पूरे को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या तो इस पूरे को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल्स टू 3z, 6x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3z। हमारा 93 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, 6x इज इक्वल्स टू 4y इज इक्वल टू 3z। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है हमसे, लेट द प्लेन पास थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, -6, 2, 3, -6 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करवा दो यहाँ पे, तो कितना आएगा 4/k प्लस 6/3 माइनस 6/3, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, जब k की वैल्यू आ गई 2 तो बचा हमारे पास जो इक्वेशन बन गई क्या बन गई x/2y प्लस 3 प्लस z/3 इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6, है ना, ये आया। तो हमसे पूछा भाई व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन, x, y और z का जो कोएफिशिएंट होता है वही उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, 2, 1, है ना, 3, 2, 1 जो है हमारा वो बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज आ गए ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि इफ p, q एंड r आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मुझे पता है कि मेरे पास इक्वेशन क्या आया था प्लेन का 3x प्लस 2y प्लस z, है ना, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6, मेरे पास ये आया था इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये आया था मेरे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमसे कह रहा है इंटरसेप्ट बना रहा है, तो भैया इसको तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ। कौन सा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है अभी आपको बताया, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। तो जो हमारे ये a कैपिटल B कैपिटल C होते हैं वही हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि PQR है, यानी कि बेसिकली हमको x/p प्लस y/q प्लस z/r इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाना है। तो भैया यहाँ पे 6 है, हमको क्या बनाना है 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, यानी कि अगर मैं इस वाली पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा x/2 प्लस y/3 प्लस z/6 इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यहाँ से p की वैल्यू निकल के आएगी 2, q की वैल्यू निकल के आएगी 3 और r की वैल्यू निकल के आएगी 6, है ना, ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका r दिया हुआ है, r की वैल्यू निकल के आएगी 6, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 11।
ठीक है ना, p प्लस क्यू प्लस आर ही पूछा हुआ है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से वेक्टर चालू हो गया। इफ 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड p i कैप प्लस q j कैप दिस आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का हम सभी को पता है क्या होता है। यदि मैं इस वेक्टर को मानता हूँ कैपिटल ए वेक्टर मानता हूँ, और अगर मैं इस वाले वेक्टर को मानता हूँ कैपिटल बी वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यदि ये कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये ऐसे ही हैं और इन दोनों का डायरेक्शन और सपोर्ट दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। इनमें से मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों कोलिनियर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। लैम्डा टाइम्स मतलब अब मैग्नीट्यूड तो हमको पता नहीं है, तो मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने एक लैम्डा लगा दिया। तो इसके लिए 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स p i कैप प्लस q j कैप माइनस 2k कैप। अगर मैं यहाँ पे k कैप के दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो इसका आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा, यानी कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। अब मैं यहाँ पे i कैप और j कैप के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगा विद द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से i कैप के यदि कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूँ तो 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स p, 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स p, यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू p। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8/3, ठीक है। और सिमिलरली मैं j कैप के कोएफिशिएंट्स को दोनों साइड कंपेयर करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, j कैप का इधर 1 है और इधर कितना है लैम्डा टाइम्स q, यानी कि यहाँ से जो 1 है वो 3/2 q आ जाएगा, यानी कि q यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि p की वैल्यू आ गई 8/3 और q की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और हमसे p और q की पॉसिबल वैल्यूज पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8/3, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है हमसे, इफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ए बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ये एक ट्राइंगल हमको दे रखा है, और अगर इसकी बात करें, अगर इस वर्टेक्स की बात करें तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर दे रखा है, और इस वर्टेक्स की बात करें जो कि बी है तो इसका पोजीशन वेक्टर बी दे रखा है, इसकी बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर दे रखा हुआ है, ठीक है। और एंड जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि जी इसका सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक लगा के जाएगा, अरे भैया ठहरो जरा, रुको जरा पेशेंस के साथ काम लो, आगे भी पढ़ लिया करो क्या लिखा है। अगर इसमें लिखा है जी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, देन व्हाट इज ए जी वेक्टर लिखा है, ए जी वेक्टर। ए जी वेक्टर मतलब क्या होता है, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जी वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 3 माइनस ए वेक्टर। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। बच्चे क्या करते हैं, सीधे सेंट्रोइड पढ़ा, फॉर्मूला निकाल के आंसर लिख दिया। अरे भाई आगे तो पढ़ो, उसने ए जी वेक्टर पूछा ना कि ओ जी वेक्टर। यदि ओ जी वेक्टर पूछता मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, तब तो ये सही था, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए जी वेक्टर, है ना। तो ए जी वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर अपॉन 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, क्या बोल रहा है हमसे, हमसे पूछा है डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब कहने का इसका ये सेंस बन रहा है कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर को यदि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये तो वैलिड होता है, हमने हर जगह किया भी है ना। इसलिए डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमसे दूसरा प्रोडक्ट पूछता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस, यदि मैं डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हाँ, मैं इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या इसके बराबर है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर। देखिए ये दोनों के दोनों बिल्कुल अलग हैं और ये एसोसिएटिव नहीं होते हैं। और इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी लिखा देता हूँ, देखिएगा कैसे। आप एक वेक्टर लो, मतलब आप 3 वेक्टर लो और तीनों का मतलब एक तो लो आई क्रॉस आई क्रॉस जे, ऐसे ले लो एक, और आप ये देखो क्या ये इसके बराबर है क्या, आई वेक्टर क्रॉस जे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये तो आपको जीरो दे देगा, जीरो वेक्टर। लेकिन यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, आई ये हो जाएगा आपका आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा ना। तो और आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस जे कैप। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जीरो आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है आपका माइनस जे कैप, तो यह गलत हो जाएगा, है ना। हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है, 1 and 2 ओनली। अब आते हैं 99th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। देखिए 99th क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता कि ये पूछना क्या चाह रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। इसने बोला है कि लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बी 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, है ना। हमको ये कंडीशन दी हुई, ठीक है, हमको ये कंडीशन दी हुई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए वेक्टर इज यूनिक। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि इस यूनिक वर्ड का सेंस क्या बैठ रहा है, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है इस यूनिक के वर्ड से, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जहां तक मेरी नॉलेज है या जहां तक मेरी समझ है, वो ये कहना चाह रहा है कि ए वेक्टर इज यूनिक इफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर गिवन। देखिए जहां तक बात है, यदि ए वेक्टर इज यूनिक, अगर बात इसकी हो रही है, तो ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं। इसने कहा है कि ए वेक्टर यूनिक होगा, मतलब यूनिक मतलब एक ही वेक्टर होगा यदि हमको बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हो तो। लेकिन इस वाले कंडीशन के हिसाब से यदि मुझे बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर और सी वेक्टर यदि दिया हुआ है, तो वहां से ए वेक्टर यूनिक नहीं हो सकता, यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं वेरिएबल लेके सॉल्व करूंगा। जैसे मैंने बोला कि मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को यदि मैं ए वेक्टर लूँ और उसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूँ इसके साथ बी वेक्टर साथ, जैसे बी वेक्टर मुझे कोई दिया हुआ है, जैसे कोई भी वेक्टर मुझे दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से यूनिकनेस नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और जेड की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी। वो डिपेंड करता है कि मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर को लेकर रहा हूँ। तो मेरा पहला स्टेटमेंट मुझे इस सेंस में लग रहा है यूनिक है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, या फिर मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है, यूनिक वर्ड से यहाँ क्या संबंध है इसका। अब दूसरे स्टेटमेंट में पूछा कि भैया सी वेक्टर इज यूनिक इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन। देखिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे दिया, आप तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज दे दिया आपको, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज ही दे दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमको डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। तो यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप निकालोगे तो सी वेक्टर का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आएगा, है ना। सी वेक्टर का तो सिर्फ यहाँ पे एक ही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको ये दिया हुआ है ना। तो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसने एक कन्फाइन कर दिया कि हाँ भाई अब सी वेक्टर की सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। लेकिन इस वाले केस में हमको ये नहीं पता है कि मुझे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालना है या फिर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, इसलिए यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज निकलेंगी, है ना। इसलिए यहाँ पे इसकी बेसिकली दो वैल्यूज निकलेंगी, बस और कुछ नहीं। ए वेक्टर की बेसिकली मेरे पास दो वैल्यूज निकलेंगी। यदि मैं बी वेक्टर या तो मैं बी क्रॉस सी निकालूं या तो मैं सी क्रॉस बी निकालूं, दोनों के दोनों अलग होंगे, इसलिए ए वेक्टर यूनिक तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमको दिया हो कि भैया ए क्रॉस बी ही निकालना है हमें, जब ए और बी गिवन हो तो। ए और बी यहाँ पे गिवन है, ए और बी यहाँ पे भी गिवन है, और चूंकि उसका क्रॉस सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना है ना कि बी क्रॉस है, तो सिर्फ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सी वेक्टर है वो यूनिक आ जाएगा। हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों 1 है। हमसे कह रहा है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी। मॉड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ये लेस देन 2 होता है, ठीक है। ये हमको ये दिया हुआ है। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज लेस देन 4, यानी कि माइनस 2 कॉस थीटा जो है वो बेसिकली 2 से छोटा है, और कॉस थीटा यहाँ पे अगर इसकी बात करें, सॉरी कॉस 2 थीटा हमको दिया ना, कॉस 2 थीटा होगा, सॉरी कॉस 2 थीटा कॉस है ना। तो हमको दिया होगा कि भैया 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है वो बेसिकली 2 से ये है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है,
टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 2 होता है, ये होता है, यानी कि 2 से 2 काटोगे तो भैया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये 0 से बड़ी भी रहेगी, 0 से बड़ी, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो यानी कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक जा सकती है, क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा की जो ऐसी वैल्यू की जो कि 0 के 1 के बीच लाई कर रही है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है एक्सक्लूडिंग 0, 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, 0 नहीं होनी चाहिए, वरना 0 वो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है पहली बात, और चूंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन यदि नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ पे 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा जो ऑप्शन है वो बेसिकली -1 से लेकर 1 तक ही वाला ऑप्शन है। यहाँ पे इनको और चीज़ एक चीज़ यहाँ पे इनको और देनी चाहिए थी कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, है ना, लेकिन हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन यही है कि जो हमारा साइन थीटा है वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, 2 digits out of 1, 2, 3, 4, 5 are chosen at random and multiplied together. What is the probability that last 2 digits in the product? देखिए 2 नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताता हूँ जिसमें कि दोनों के प्रोडक्ट लेने से लास्ट डिजिट 0 आ जाए। यदि आप 1, 2 का प्रोडक्ट लोगे तो लास्ट डिजिट 2 आएगा, 1, 3 का लोगे 3 आएगा, 1, 4 का लोगे 4 आएगा, 1, 5 का लोगे 5 आएगा। सिमिलरली आप 2 और 3 का लोगे 6 आएगा, 2 और 4 का लोगे तो 8 आएगा, 2 और 5 का लोगे तो 10 आ जाएगा। 10 में यूनिट डिजिट क्या है 1 और सॉरी 0 है, तो लास्ट डिजिट उसका कितना हो जाएगा 0। तो एक तो 2,5 हो गया, तीसरा हम आते 3,4 12 नहीं होगा, 3,5 15 वो भी नहीं होगा, एक 4,5 है वो बचा तो वो भी हो जाएगा क्योंकि 20 आएगा, 20 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। तो मेरे पास ऐसे टोटल 2 केसेज हैं जो यहाँ पे आ गए 2,5 और 4,5, ये मेरे पास ऐसे 2 केसेस हैं तो 2। अब कितने सैंपल स्पेस, मैंने 5 में से 2 नंबर उठाए, तो 5 में से 2 नंबर उठाने के चांसेस कितने हो सकते हैं 5C2, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 × 4 अपॉन 2 × 1, तो यहाँ से 2 से 2 गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/5 है ना, 1/5। अच्छा अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया 5,2 भी तो हम ले सकते हैं, 5,2 ले सकते हैं, है ना, 5,2 ले सकते हैं और बेसिकली 5,4 भी ले सकते हैं, 5,4 भी ले सकते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है ना, ये दोनों यहाँ पे एक ही है। तो अगर आपने इसको 2 बार काउंट कर लिया तो उसको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि ये दोनों 2 बार काउंट नहीं होंगे, 2 बार काउंट नहीं होंगे, ये पहली बात आपको बता दे रहा हूँ। 5,2 और 2,5 एक ही चीज़ होती है, 4,5 और 5,4 एटलीस्ट इन प्रोबेबिलिटी, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि भैया इन 2 नंबर्स में से 5 नंबर में से 2 नंबर चूज करो। ये इन टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन बनी जिसमें 2,5 है, कुछ बच्चे कहेंगे भैया 5,2 भी ले सकते हो, तो 5,2 लेना चाहो तो ले लो, लेकिन बाद में उसको 2 से डिवाइड कर देना क्योंकि तुमने उसको डुप्लीकेट ले लिया है। अगर जनरल सेंस में, कॉमन सेंस में बात करें या फिर एक्चुअल सेंस में बात करें तो ये हमको सिर्फ एक ही बार लेना होता है, या तो सिर्फ तुम 2,5 लो या तो सिर्फ तुम 5,2 लो, दोनों मत ले लेना एक साथ, या उसी सिमिलरली आप या तो 4,5 लें या तो 5,4 लें, दोनों आप एक साथ मत लीजिए, ठीक है, इसलिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 102 पे आता है, क्या बोल रहा है हमसे, द फ्रीक्वेंसी कर्व अज्यूमिंग यूनी मॉडल corresponding to the data obtained in experiment is skewed to the left। अच्छा इसको बात आप समझिए, यहाँ पे हम टोटल 3 की बात करेंगे जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने क्लास 10th में या क्लास 11th में इसको पढ़ा होगा कि जो हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं वो होती हैं मोड, मीडियन और मीन। एकदम बेसिक लेवल पे हम ये सब पढ़ते हैं, है ना, मीन, मीडियन और मोड, ये सब हम पढ़ते हैं। तो अब उसी का हमें एक फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना होता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो अगर हम एक ही कर्व में तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को दिखाएं तो उसमें टोटल 3 प्रकार के हमारे पास कर्व बनते हैं। मैं आपको तीनों प्रकार के कर्व यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से। तो जो 3 कर्व्स होते हैं हमारे पास, एक हमारा कर्व होता है सिमेट्रिक, एक हमारा जो कर्व होता है यहाँ बना देता हूँ मैं आपके लिए, एक हमारा कर्व होता है सिमेट्रिक, एक हमारा होता है लेफ्ट स्क्यू, और एक हमारा कर्व होता है राइट स्क्यू, है ना। ये 3 कर्व हमारे पास होते हैं और ये बेसिकली ग्राफिकल कंपैरिजन होते हैं मीन, मीडियन, मोड के। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, है ना, कंपैरिजन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, मीन, मीडियन, मोड, इनमें ग्राफिकल कंपैरिजन होता है, ग्राफिकल।
ग्राफिकल कंपैरिजन, इसलिए हम इनका फ्रीक्वेंसी हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व्स। क्या बनाते हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक वाले केस में क्या होता है कि ये जैसे आपकी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ये ऐसे एक ऐसे जाता है ऐसे, और सिमेट्रिक से एकदम ऐसे ऐसे नीचे आता है ऐसे, ये आपका सिमेट्रिक होता है एकदम। एक होता है लेफ्ट स्क्यू। लेफ्ट स्क्यू क्या होता है, लेफ्ट स्क्यू में ये थोड़ा सा ऐसे जाता है ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, और ये फिर ऐसे आके एकदम धड़ाम हो जाता है ऐसे। राइट स्क्यू में ये पहले उठता है ऐसे, एकदम पहले उठ जाएगा, और फिर एकदम एकदम लास्ट में आके ऐसे 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 जाके रुकेगा, है ना। इसको हम कहते हैं राइट स्क्यू, इसको हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यू, और इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, मैं तीनों का आपको बना देता हूँ, तीनों को आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ मीन मीडियन मोड लाई करता है। तो इस वाले केस में, सिमेट्रिक वाले केस में, तो एकदम बीच में ही तीनों वैल्यूज यहाँ पे लाई करती हैं, मीन मीडियन और मोड, तीनों की तीनों वैल्यूज यहीं पे लाई करती हैं, है ना। मीन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मीन मीडियन मोड सब यहीं लाई करता है हमारा, ठीक है। और इसकी बात यदि करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो इसका जो वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, तो मोड ही लाई करेगा, यहाँ पे मोड लाई करता है। बीच में इन दोनों के आता है मीडियन, है ना, बीच में आता है मीडियन, और सबसे जो कम होता है वो होता है आपका मीन, यहाँ पे मीन, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट पे आता है वो मोड ही आएगा, मोड आएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ बोल दो, यहाँ पे मोड आता है, यहाँ पे आपका मीडियन आता है, और यहाँ पे आपका मीन आता है, मीन, है ना। तो अब ध्यान से देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इज स्क्यू टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट स्क्यू वाला बनाना है। लेफ्ट स्क्यू में आप देखो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम मुझे तो मीन लग रहा है, और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है मोड, है ना। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है मोड, क्योंकि अगर आप बेसिकली इस पे देखो, इस पे क्या कहते हैं, अगर आप इसको देखो मोड, यहाँ पे लेफ्ट स्क्यू में मोड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना, मोड सबसे ज़्यादा है, फिर मीडियन है, फिर मीन है। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे देखो तो यहाँ पे मोड सबसे ज़्यादा है ना, सबसे राइट साइड है ये, फिर यहाँ पे बीच में मीडियन आ रहा है, फिर मीन आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोड मीडियन और मीन, मोड मीडियन और मीन, लेफ्ट स्क्यू वाला कर्व, ठीक है। तो ये सब थ्योरेटिकल कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोल रहा है हमसे, the variance of 5 positive observations is 3.6. If 4 of the observations is this, हमको फॉर्मूला पता है, अगर मैं पांचों ऑब्जर्वेशन को x मान लेता हूँ तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 स्क्वायर, मतलब इन सबका स्क्वायर करके ऐड करो तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 25। तो 4 + 4 8, 8 + 16 24, 24 + 25 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और पांचों ऑब्जर्वेशन क्या है x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 + x² अपॉन 5 है ना, कितने ऑब्जर्वेशन टोटल 5, तो माइनस इसका इन पांचों ऑब्जर्वेशन का 2, 2, 4, 5, x, इन पांचों ऑब्जर्वेशन का मीन कितना हो जाएगा 13 + x अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वेरिएंस कितना दे रखा है 3.6 मतलब 36/10, 36/10 मतलब 18/5। फिर आप इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 245 + x² माइनस नीचे आएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 169 माइनस x² माइनस 26x इज इक्वल टू 18/5। इसको काटोगे ये 5 आ जाएगा, नीचे सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 245 माइनस 169 कितना आ जाएगा, ये आज आपका 72 आ जाएगा, यहाँ से x² कटा, ये आपका आ जाएगा 72 माइनस 26x इज इक्वल टू 90। एक मिनट यहाँ पे 5x² होगा ना, सॉरी ये 5x² हो जाएगा, ये आ जाएगा 72 माइनस 26x इज इक्वल्स टू 90, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x², तो आपका हो जाएगा 4x² माइनस 26x माइनस कितना हो जाएगा 18
इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 76 होगा ना, 76 होगा, 76 माइनस 90 कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 है ना, माइनस 7। तो इसको आप खोलोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 2x x माइनस 7 प्लस 1 x माइनस 7, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 104 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस 50 टर्म्स ऑफ एन AP विथ फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस 4। फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस 4, तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, तो हम अरिथमेटिक मीन हम क्या निकालते हैं, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो इसका सम कितना हो जाएगा, सम निकालिए तो इसका हो जाएगा 25, 8 प्लस वही फॉर्मूला लगाना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 49 इंटू 4 अपॉन 50, नंबर हो जाएगा यह आ जाएगा 2, यह आपका आ जाएगा 4, यह आपका 98, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 102 है ना, हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा, ये जो टर्म है ना कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, आपने पहली बार सुना होगा, मीन डेविएशन तो आप अबाउट द मीन आपने सुना होगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं सुना होगा। जैसे आपने एक टर्म सुना होगा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वहाँ पे हम क्या करते हैं सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार कर देते हैं, वहाँ पे किसका निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस, लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मान लेते सपोज मीन डेविएशन में लिखा, लेकिन हमको कोएफिशिएंट उसका निकालना है, तो हम उसको x बार यानी कि उसके मीन से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, जब आप इन सब का सम करोगे ना, जैसे 21 प्लस 34 कितना हो जाएगा 55 प्लस 23 कितना हो जाएगा 34 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका 55, 55 प्लस 23 78, 78 प्लस 39 117 प्लस 26, इन सब का जब आप सम करोगे तो आएगा टोटल 300 है ना, 300 इन सब का जब सम करोगे तो आएगा 300, यानी कि और डिवाइड बाय 10 करोगे तो 30 आएगा, यानी कि जो इसका मीन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 30। अब हमको निकालना है मीन डेविएशन, मीन चूंकि हमारा 30 आ चुका है, मीन हमारा 30 आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, आपको बस ये वाला निकालना है फॉर्मूला समेशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n, ये फॉर्मूला आपको निकाल देना है, मतलब ये आपको इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पे कितना हो जाएगा xi माइनस x बार सबका मॉड लेके, तो 21 माइनस 30 कितना हो जाएगा 9 प्लस मतलब माइनस 9 होगा लेकिन मॉड लगा के 9 हो जाएगा, 34 माइनस 30 कितना हो जाएगा 4, 23 माइनस 30 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो आप ये ध्यान से देखो तो 9 दो बार रिपीट हुआ, 4 दो बार रिपीट हुआ, 7 दो बार रिपीट हुआ, 10 दो बार रिपीट हुआ, 3 दो बार रिपीट हुआ, यानी कि 2 इंटू 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 10 24 प्लस 9 31 इंटू 2 62। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 60 सॉरी 2 इंटू 33 होगा ना 66 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 66। इस 66 को अब आप क्या करो डिवाइड कर दो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 10 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6.6। अब इस 6.6 को किससे डिवाइड करना है 30 से, जो कि हमारा मीन है, तो 6.6 अपॉन 30 यानी कि इसको काटोगे तो 310 और 3 कितना आ जाएगा 2.2, तो 2.2 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 2.2 डिवाइड बाई 10 मेरे पास कितना आ जाएगा 0.22, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, देखिए मीन डेविएशन का आसान सा सवाल है, अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस इज मेजर्ड फ्रॉम 100, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मॉड ऑफ x1 माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस 100 प्लस मॉड ऑफ x3 माइनस 100 एंड सो ऑन टिल मॉड ऑफ xn माइनस 100, ये आपको कितना दे रखा है -20, और एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 92, यानी कि मॉड ऑफ x1 माइनस 92 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस 92 एंड सो ऑन टिल मॉड ऑफ xn माइनस 92, कितना दे रखा है हमको 140, ये हमको दे रखा है। अच्छा, दोनों को हम खोलते हैं ब्रैकेट्स, अगर दोनों के ब्रैकेट्स और खोलें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn, और ये माइनस 100 टाइम्स n हो जाएगा, 100n उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100n माइनस
20 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में देखा जाए तो वो आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn। ये कितना हो जाएगा आपका 92n प्लस 140, है ना। अगर मैं इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन नंबर भी, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो LHS में 0 आ जाएगा, RHS में कितना आएगा 8n और 8n माइनस 160, यानी कि 8n इज इक्वल टू 160, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20। n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 20, है ना। जब n की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यूज, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास आ गए 20, लेकिन हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आया। तो यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 20 हो जाएगा, 2000 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1980। तो यानी कि जो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आए x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल xn, वो कितना है मेरे पास 1980। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1980, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 20, तो इसको काटोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2 9 18 99, यानी कि जो मेरे पास मीन ऑफ द वैल्यूज आ गई कितनी आ गई 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 107, उसी का कंटिन्यूएशन में क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 99, मेजर्ड फ्रॉम 99। यदि 99 की बात करें और हमसे बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज, सेम सेट ऑफ वैल्यूज की बात कर रहा है मेजर्ड फ्रॉम 99, तो देखिए, तो हमसे बोला कि भैया तुम x1 माइनस 99 प्लस x2 माइनस 99 एंड सो ऑन टिल xn माइनस 99 की वैल्यू निकालो कितनी होगी। तो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। x1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने आए थे 20, तो x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल x20 माइनस 99 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1980। और अभी अभी हमने देखा कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल x20 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 1980 थी, और 1980 को 1980 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, if the algebraic sum of the deviations of the same set of values measured from y is 180, मतलब इस बार हमको आंसर दे दिया, मतलब इस बार हमको ये दे दिया कि algebraic sum of deviations कितना है। इस बार हमको निकालना है कि किससे हम मेजर कर रहे हैं, किस वैल्यू से हम मेजर कर रहे हैं, है ना, हमको वो निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे x1 माइनस वाई प्लस x2 माइनस वाई प्लस x3 माइनस वाई एंड सो ऑन टिल xn माइनस वाई ये निकालना है। इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 180, ये दिया हुआ है x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल xn, ये दिया है हमको, माइनस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने 20, तो माइनस 20y हो जाएगा इज इक्वल टू 180। इसकी वैल्यू हमको पता है कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 1980, तो 1980 माइनस 20y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ से 180 को यहाँ लाओगे तो कितना हो जाएगा, 180 को सब्ट्रैक्ट करो इधर तो 0 0 8, तो 1800 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20y, यहाँ से 0 से 0 कटा, 2 से कटा तो 90 आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 90। यानी कि 90 से जब हम लोगों ने इन सब के अलजेब्रिक सम लिए तो उसका जो सम आया वो 180 आया, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 90, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 109 पे क्या बोल रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर इन AP में है, ठीक है, विद द फर्स्ट टर्म 4, यानी कि पहला मार्क्स 4 है, दूसरा मार्क्स है आपका 7, ऐसे करते करते गया है, और ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते करते गया। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स, मीन ऑफ द मार्क्स, मीन ऑफ द मार्क्स मतलब टोटल हम सम निकालेंगे इसका, यानी कि इस AP का सम 4 7 11 ऐसे करते करते जो भी जाएगा पहले उसका सम निकालेंगे, फिर उसको 51 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका सम कितना आएगा, सम आ जाएगा आपका, वही फॉर्मूला लगाना है n/2, यानी कि 51/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 इंटू 4 पहला जो टर्म होता है, 8 प्लस n-1 यानी कि 50, n है 51 तो n-1 हो जाएगा 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3। इसको जब हम इस पूरे को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 51 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास उसका मीन आ जाएगा, तो 51 से 51 कटा, यह आ जाएगा आपका कितना 4, यह आपका आ जाएगा 75, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा टोटल 79। मेरा जो मीन ऑफ द मार्क्स आ रहे हो कितने आ रहे हैं 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या बोल रहे हैं हमसे, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स। अभी मैंने देखा कि मैंने इसको ऐसे अरेंज किया 4 7 4 करके फिर 7 करके फिर 11 करके ऐसे करते करते जो मेरा 51th वाला टर्म है वो कितना आएगा 4 + 50 × 3,
तो कितना आ जाएगा ये 4 + 150, यानी कि लास्ट टर्म मेरा आ रहा है 154। टोटल मेरे पास कितने बच्चे हैं? टोटल मेरे पास 51 स्टूडेंट्स हैं, 51 स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे के सारे उनके मार्क्स मेरे पास अरेंज मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। 51 का जब आप करोगे तो जो उसका मिडिल टर्म आएगा वो कितना आ जाएगा? 26th टर्म जो इसका होगा वो मिडिल टर्म होगा। 26th टर्म जो होगा उसको मिडिल टर्म होगा। तो 26th टर्म अगर यदि हमको किसी एपी सीरीज में से निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? 4 + 25 × 3 कर देंगे। तो 25 × 3 मेरे पास 75 होता है। 75 + 4 करोगे तो 79 हो जाएगा, है ना। तो इसका भी आंसर कितना रहेगा? 79। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? देखिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस है। हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द डेविएशंस। हमसे सिर्फ और सिर्फ डेविएशंस का सम पूछा है, ना कि एब्सोल्यूट डेविएशन का। एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं पूछ रहा है मेरा भाई, एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं पूछ रहा है, एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ किससे पूछा है? डेविएशन से। डेविएशन मतलब जो हम मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा अबाउट द मीडियन पूछ रहा है। मीडियन में हमारे मार्क्स आए 79 और मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 4 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 15, 19, 23, 27, 31 ऐसे करते मार्क्स हैं। अब आपको क्या करना है? इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 4 में से, तो 4 - 79 कितना हो जाएगा? -75 प्लस 7 - 79 करोगे -71 हो जाएगा, प्लस 50 - 79 करोगे या 11 - 79 करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 67 कितना हो जाएगा? प्लस 3 7 7 - 69 72 हो जाएगा ना। फिर 72 करोगे फिर आपको करोगे -69, यहाँ पे 10 आएगा ना, 10 आएगा, फिर 13 आएगा, सॉरी 13 ऐसे करते करते आएगा। तो आप ऐसे करोगे तो -72 फिर -69 ऐसे करते करते जाएगा। फिर वहाँ पे एक जगह 0 आएगा, फिर एक जगह प्लस में आएंगे सारे के सारे। तो लास्ट में ऐसे करते करते आपका +69 आएगा, +72 आएगा, +75 आएगा। तो ये कैंसिल आउट होगा, ऐसे सारे के सारे ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी हमसे कभी भी सम ऑफ डेविएशंस पूछता है, चाहे मीन के अबाउट पूछे चाहे मीडियन के अबाउट पूछे, हमेशा 0 आता है। फॉर अ सेट ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस वो हमेशा से हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 112 पे। क्या बोल रहा है हमसे, देख लेते हैं। There are 90 applicants for a job. Some of them are graduates and some of them have less than 3 years of experience. ठीक है, ये हमको एक टेबल दिया हुआ है, मतलब कुछ ग्रेजुएट्स हैं इसमें और कुछ नॉन ग्रेजुएट्स हैं, और ग्रेजुएट्स के पास एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस है और लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है। लेट जी बी द इवेंट दैट द फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड इज अ ग्रेजुएट। मतलब कि जी एक ऐसा इवेंट है दैट द फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड इज अ ग्रेजुएट, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली जी है हमारा, है ना। इसको मैं जी से डिनोट कर देता हूँ। एंड टी बी द इवेंट दैट फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड हैज़ एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये दिया हुआ है हैज़ एटलीस्ट 3 years ऑफ, यानी कि ये जो दिया हुआ है ग्रीन पेन से वो बेसिकली क्या है हमारे पास एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वाले हैं, यानी कि ये वाला इवेंट है वो है टी। हमसे पूछा व्हाट इज पी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार। जी इंटरसेक्शन टी बार का मतलब होता है कि यानी कि जो पर्सन हमने या एप्लीकेंट हमने लिए हैं वो ग्रेजुएट तो है लेकिन उसके पास एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस नहीं है, 3 years से कम एक्सपीरियंस है। वो ग्रेजुएट तो है लेकिन उसके पास 3 years से कम है, तो 18 तो नहीं होगा लेकिन तो 36 हो जाएगा, क्योंकि वो लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ही पूछ रहा है। पहले वाले सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है? टी बार पूछ रहा है। टी क्या है? जिनके पास एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस है, तो टी ये हो जाएगा, ये वाला टी हो जाएगा और ये टी बार हो जाएगा, ठीक है। और इसी सिमिलरली ये जी है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? जी बार, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? जी बार, ठीक है, ये जी बार हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? टी बार। इसलिए मैंने आपको सब बता दिया, अच्छे से पेन घुमा के इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये आपका टी बार हो जाएगा, ये आपका टी हो जाएगा, ये आपका जी हो जाएगा, ये आपका जी बार हो जाएगा। हमसे पूछा व्हाट इज पी जी इंटरसेक्शन टी बार, यानी कि ग्रेजुएट्स हों और प्लस टी बार हों, तो ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा टी बार। तो मेरे पास 36 आ रहा है और टोटल कितने एप्लीकेंट्स हैं मेरे पास? 90, तो 36/90 मेरा आंसर हो जाएगा। 18 2 36, 18 5 90, तो 2/5 मेरा पहला आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन निकल गया, 2/5।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज पी ऑफ जी स्लैश टी बार। अब जी स्लैश टी बार का क्या मतलब है, यहाँ पे कंडीशनल आ गए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है ना। ये बेसिकली किसका सवाल है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार अपॉन पी ऑफ टी बार। तो पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार अभी इसी वाले क्वेश्चन से हमने निकाला, यहाँ से कितना आया, पी ऑफ जी इंटरसेक्शन टी बार 2/5 आया, तो इसका 2/5 अपने निकाला, ये तो 2/5 आया। और पी ऑफ टी बार कितने हैं, पी ऑफ टी बार मतलब ऐसे टी बार वाले बच्चे कितने हैं, तो टी बार वाले बच्चे यहाँ से देखो कितने हैं, टी बार वाले बच्चे कितने हैं, ये टी बार है, यानी कि ये पूरा टी बार है, तो टी बार वाले बच्चे करो तो 36 + 27 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 36 + 27 63 है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 63, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार कितना हो जाएगा 63/90। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कटेगा यहाँ से, तो 21 आएगा, ये 30 आएगा, ये आएगा 7 और ये आएगा 10, तो 2/5 × 10/7 यहाँ से कटा, तो हमारे पास कितना आ गया 4/7 है ना। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 4/7, 4/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या बोल रहे हैं हमसे, हमसे कह रहा है व्हाट इज पी ऑफ टी बार स्लैश जी बार। पी ऑफ टी बार स्लैश जी बार मतलब कि ये जो लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि पी ऑफ टी बार इंटरसेक्शन जी बार अपॉन पी ऑफ जी बार। तो टी बार इंटरसेक्शन जी बार मतलब ना ही वो कैंडिडेट आपका एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस वाला हो, ना ही वो ग्रेजुएट हो, तो यानी कि सिर्फ मेरे पास ये वाली कंडीशन बनती है कि वो जी बार भी है और वो टी बार भी है, तो जी बार भी है टी बार भी है, तो 27 वाला ही होगा ये वाला। तो कितना हो जाएगा 27/90 अपॉन जी बार वाले कितने हैं, जी बार वाले यही है नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट, तो 27 + 9 36, यानी कि 36/90। तो 90 से 90 गया, इधर से 3 गया, इधर से 4 गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3/4। सिंपली से हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, The incidence of suffering from a disease among workers in an industry has a chance of this %। मतलब कहने का मतलब है कि 100/3% का चांस है उनको लग जाए, उनको मतलब वर्कर्स को एक किसी इंडस्ट्री में एक डिजीज़ लग जाए, तो उसकी चांस इतना है, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी कि 100/3 × 1/100, यानी कि 1/3 यानी कि प्रोबेबिलिटी जिससे कि उनको डिजीज़ लग जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिजीज़ इज़ 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ डिजीज इज 2/3 है ना। तो ये दो बात हमको याद रखनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम अ डिजीज। देखिए अब ये उसका सवाल हो गया, किसका, रैंडम प्रोबेबिलिटी का या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इसका ये बेसिकली सवाल हो जाएगा, या फिर आप कह दो कि बर्नौली ट्रायल्स का सवाल है। ठीक है ना, ये फेलियर और पास वाले का। तो अगर हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स, तो यानी कि 6 वर्कर्स में से 3 वर्कर्स को डिजीज लग गया। डिजीज लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, यानी कि 6 आउट ऑफ 3 वर्कर्स सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज है ना। 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 क्यों, क्योंकि 3 वर्कर्स को सफरेंस हुई है, बाकी बचे हुए 3 को सफरेंस नहीं हुई है, मतलब वो डिजीज से मुक्त रहे, तो कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1 × 1/27 × 8/27। यहाँ से ये कटा और ये कितना हो जाएगा आपका 160 अपॉन 729, 160 अपॉन 729 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 160 अपॉन 729। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 1 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज। मतलब कि 6 में से किसी भी वर्कर्स को डिजीज नहीं हुई। तो इसको कैसे देखेंगे आप लोग, देखिए जैसे हमने वो ये तीनों के तीनों सवाल बेसिकली आपके बर्नौली ट्रायल्स के सवाल हैं। तो 6 वर्कर्स में से किसी को भी डिजीज नहीं हुई, तो 6C0 1/3 मतलब जिनको डिजीज हुई है, तो डिजीज कितने को हुई है 0 को हुई है, और सबके सब सेफ रह गए, तो 2/3 की पावर 6, तो 6C0 कितना हो जाएगा 1/3 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाता है 2 4 8 16 32 64 अपॉन 729 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल है, देखिए कितना आसान, एकदम चुटकियों में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर्ड, यानी कि बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो वर्कर सफर्ड, सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है 1 दैट नो वर्कर सफर्ड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस। अब देखिए नो वर्कर सफर्ड वाला पिछले क्वेश्चन में हमने देखा क्या था, उसका आंसर 64/729 था ना। देखिएगा ये देखिए 64/729, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो वर्कर सफर्ड, और यहाँ पे क्या पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ 6 वर्कर्स, यानी कि हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो वर्कर सफर्ड, नो वर्कर सफर्ड। और नो वर्कर सफर्ड का हमने 116 वाले क्वेश्चन देख लिया, उसका आंसर कितना था 64/729। तो यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस 64/729, ठीक है 1 माइनस 64/729, तो 729 माइनस 64 कितना हो जाएगा 5 2 6 625 या 665 कितना होगा ये 5 12 में 6 हाँ सॉरी 665 हो जाएगा ना। हाँ तो 665/729 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 118। क्या बोल रहा है, अब देखिए भाई ये तो मीन मीडियन मोड वाला सवाल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको पी और क्यू की वैल्यूज निकालनी है। हमसे कह रहे हैं भैया क्लास हमको दी हुई है, इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए, वरना मैं इस टेबल को वहाँ भी बना दूंगा, नीचे रफ में इसको सॉल्व करते हैं तो इस टेबल को मैं नीचे ही बना दूंगा, ठीक है। तो टोटल फ्रिक्वेंसी हमको दी हुई है 120 और मीन हमको दिया हुआ है 50। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, ये हमसे पूछ रहा है, और नेक्स्ट में हमसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू। तो पी और क्यू की वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को नीचे रफ में इसको सॉल्व करके इसको बनाते हैं, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमको 120 दी हुई है और मीन हमको 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नीचे देखते हैं। तो आपने वाला क्वेश्चन देख लिया होगा है ना। क्वेश्चन में बेसिकली हमको क्लासेस दी हुई थी, क्लास इंटरवल्स क्या थी देख लीजिए, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे एक क्लास इंटरवल्स लिख देता हूँ, क्लास इंटरवल्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब ब्रैकेट में क्या एफ आई है, क्लास इंटरवल्स, और मतलब कि देखिएगा ठीक है, इसको मैं यहाँ मिटा, मतलब क्लास इंटरवल्स नहीं, एक तरह से क्लास इंटरवल्स भी लिखना है लेकिन साथ साथ उनके क्या वेरिएट्स भी लिखना है ना। वेरिएट्स आप समझिए क्या होंगे, क्लास इंटरवल्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं वो है ना। तो यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा वेरिएट्स। वेरिएट्स क्या होते हैं बेसिकली एक्स आई, जिनको आप एक्स आई बोलते हो। तो एक क्लास इंटरवल मुझे दी हुई है 0 से लेकर 20 तक, एक क्लास इंटरवल दी हुई है 20 से लेकर 40 तक, दूसरा दिया हुआ है 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80 और 80 से लेकर 100, ये हमको दिया हुआ है। अब वेरिएट्स क्या होते हैं, वेरिएट्स बेसिकली इन जो क्लास इंटरवल्स हमको दिए हैं इनके मिड पॉइंट्स होते हैं। तो 0 से लेकर 20 में जो इसका मिड पॉइंट क्या होता है 10, इसका मिड पॉइंट कितना होता है 30, इसका मिड पॉइंट कितना होता है 50, इसका मिड पॉइंट कितना होता है 70, इसका मिड पॉइंट कितना होता है 90, ठीक है। ये होता है बेसिकली है ना। तो यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ सारी, जैसे जैसे मतलब क्लास 7th 8th 9th में सब करते थे, बस वही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे हमको जो गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या दी हुई हैं, गिवन फ्रीक्वेंसीज हमको क्या दी हुई हैं 17 P + Q, 32 P - 3Q और 19, ठीक है ना। यदि मैं समेशन एफ आई यानी कि समेशन एफ आई की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी वो 19 + 32 51, 51 + 17 कितना आ जाएगा 68। तो 68 + 2P - 2Q ये आ जाएगा मेरा समेशन एफ आई, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना। मीन निकालने का फॉर्मूला हमको पता ही है क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 170, ये इसको करोगे तो आएगा 30P + 30Q, इसको करोगे तो आएगा आपका 1600, इसको करोगे तो आएगा 70P - 210Q, और इसको करोगे तो कितना आएगा 1710, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा
1710 को 1600 में ऐड करेंगे तो 31310 170 0 8 4 3480, ठीक है। ये आएगा आपका कितना 3480 3480 और प्लस 70p प्लस 100 यानी कि 100p माइनस 180q ये आएगा, ठीक है। अच्छा हमको दिया हुआ है कि टोटल फ्रीक्वेंसी इज 120, यानी कि इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 120, यानी कि 2p माइनस 2q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, यानी कि p माइनस q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी, देखिएगा एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई p माइनस क्यू इज इक्वल टू 26, है ना। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये दिया हुआ है समेशन एफ आई एक्स आई, और मीन हमको दिया हुआ है कि मीन है 50। तो मीन का फॉर्मूला ये है, यानी कि जो मीन हमको 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में, समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 3480 प्लस 100p माइनस 180q अपॉन समेशन एफ आई कितना दिया हुआ है 120, है ना 120। तो इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 100p माइनस 180q। फिर इसको वहाँ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा ये 6000 माइनस 3480 2520 इज इक्वल्स टू 100p माइनस 180q। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 252 इज इक्वल टू 10p माइनस 18q, यानी कि फिर से फर्दर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2 से 5p माइनस 4q इज इक्वल्स टू 126, और ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर बी, ठीक है ना। यदि मैं इक्वेशन नंबर बी को इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 5p माइनस 5q इज इक्वल्स टू 130, ये आएगा। इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं यदि यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा ये, हाँ तो छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे 18 होगा, ठीक है 18q। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 5p माइनस 9q की वैल्यू ये आ जाएगी इतनी, है ना। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपके पास क्या देखिएगा माइनस 5q और माइनस 9q, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बचेगा 4q और यहाँ पे भी बचेगा कितना 4। तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी 1 और इस वाले इक्वेशन में रखोगे तो आएगा कितना 135। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मिनट 126 प्लस 135 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। तो p की वैल्यू आ गई 27 और q की वैल्यू आ गई 1। तो वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था, एक 27 आया था और एक 1 आया था, ठीक है ना। p की वैल्यू आई थी 27 और q की वैल्यू आई थी 1। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेशन के, क्या बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डबल्ड देन व्हाट वुड बी द मीन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डबल्ड, मतलब यदि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास को डबल कर दें तो मीन पे क्या असर पड़ेगा। तो भैया जो मीन का फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। जब हम ईच क्लास को डबल कर देंगे, जब आप ईच क्लास को डबल कर दोगे तो यहाँ पे भी डबल हुआ, यानी कि समेशन ऑफ 2fi इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ 2fi। यहाँ से 2 और 2 बाहर निकालोगे तो 2 समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन 2 बाहर आया समेशन एफ आई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो वापस से हमारे पास क्या आ गया समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यानी कि वापस से मेरे पास जो ओरिजिनल मीन था वो वापस आ चुका है। जो पहले हमारा मीन था वही आ जाएगा, यानी कि जो हमारा मीन था कितना 50, है ना 50 हमारा यहाँ पे जो मीन था वो ये आ चुका। तो यहाँ इसी के साथ हम यहाँ पे सेशन 2 भी कंप्लीट करते हुए हमारा 2022 का फर्स्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ। तो देखते रहिए और हर एक सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे थ्रू कमेंट्स और थ्रू फीडबैक्स, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।
अच्छे से फॉर्मूला सब एकदम अच्छे से याद रखिए। आपके टिप्स में सब फॉर्मूलाज होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के, प्रोबेबिलिटीज़ के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, बेस थ्योरम का, या बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आपके सभी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।